नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं हमारी टीम की साथी। आप एंटरटेनमेंट देखती हैं आज तक.in में ऋचा मिश्रा। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋचा, आज अपराध के जहां में एंटरटेनमेंट का संगम हम क्यों लेकर आए हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक ऐसा अपराध है जिसकी शिकार ऋचा खुद हुई हैं और आज वो आपको खुद बताएंगी। मसला है डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पढ़े लिखे लोग पता नहीं कितना खुद को कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपने सुना जरूर होगा। अगर बीते एक महीने की बात करें, जो डेटा है उसमें तकरीबन 400 करोड़ रुपए की ठगी इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से की गई है। अब सवाल ये कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये कैसे जो ठगने वाले हैं वो कैसे शिकार बनाते हैं और किस तरीके से पढ़े लिखे लोग, ये जो डेटा हैं उसमें आईआईटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अब खुद जर्नलिस्ट ऋचा हमारे साथ में है जो कि खुद इस ठगी का शिकार हुई हैं। लेकिन जहां पर बात पैसों तक जाती उससे पहले ही ऋचा अलर्ट हो गई। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चूंकि डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं और आप खुद उस ठगी का शिकार हुई। अभी आज तक.in पर थोड़ी देर पहले मैं रिपोर्ट आपकी पढ़ रहा था जिसमें बहुत ही विस्तार से आपने पूरा वर्णन किया है उसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपके साथ क्या हुआ। आमतौर पर जब कोई अननोन कॉल आती है तो हम लोग उसे बहुत सीरियस नोट पर उसे नहीं उठाते, क्योंकि जब अननोन है तो अननोन है। जो नंबर सेव है उसे हमें पता रहता है कौन है वो। तो जब आपने कॉल को पिक किया तो आप का क्या हाव भाव था, किस तरीके से जब वहां से बातें हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि ये मतलब कोई नॉर्मल कॉल नहीं जैसे हमारे पास लोन के लिए आती है या उस तरीके की जो अननोन कॉल आती हैं उस तरफ मेरा इशारा है। कब आपको लगा कि ये उस तरह की कॉल नहीं है, थोड़ा अलग कॉल है, सीरियस कंसर्न कॉल अननोन नंबर से आती है और उसमें आपका IVR वॉइस आती है कि अपने कुरियर की डिटेल जानने के लिए 1 दबाएं, अपडेट ट्रैकिंग जानने के लिए 2 दबाएं। तो आप एक्चुअली अभी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की सेल चली है बहुत अच्छे से, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 1-2 ऑर्डर मैंने भी कर रखे थे तो मुझे लगा शायद मेरे कुरियर की अपडेट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि लेकिन अब उसमें बता नहीं रहा वो कौन सा है, ना उसने फ्लिपकार्ट बोला है। तो 1-2 ऑर्डर आने भी थे मेरे, तो मैंने कहा ठीक है मैं 1 दबा देती हूँ, डिटेल पता चल जाएगी। 1 दबाते ही सामने से इंसान बात करता है जिसका नाम था करण वर्मा। वो मुझसे कहते हैं कि आप का फ़ोन फेडेक्स कुरियर कंपनी में कनेक्ट हुआ है, मैम बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला मेरे पास आपकी तरफ से कॉल आया है, किसी कुरियर की जानकारी दी जा रही है, पर मैं आप फेडेक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने तो इस कुरियर का इस्तेमाल नहीं किया, क्या मुझे कोई भेज रहा है कुरियर तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, किसी ने भेजा नहीं है, आप होल्ड करिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर जो भी डाला हो, होल्ड कॉल खत्म होती है आता है कि आप सेंडर हैं, आपने भेजा है। तो मैंने कहा 1 मिनट, मैंने किसी को नहीं भेजा, शायद गलती लगी है आपको। कहने लगे नहीं, आपका कुरियर आपने भेजा है और ये कुरियर थोड़ा सीरियस इशू है, इसे सीज किया गया है। मैंने कहा 1 मिनट, ये सीज का क्या मतलब होता है? कहते नहीं, आपने मुंबई से ताइवान कुरियर भेजा है। तो मैंने कहा मैं मुंबई इधर बहुत सालों क्या मैं गई नहीं हूँ, ताइवान से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इंडिया में रहती हूँ, अभी तक फॉरेन जाने का नंबर नहीं लगा, तो आप ये ऐसा है मजाक किसी और से करिए। कहलेंगे नहीं मैम आप समझ नहीं रही हैं, इसमें कई चीज़ें हैं जो थोड़ी सीरियस हैं और शायद आपका हमारे पास आधार है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बताओ आधार क्या है मेरा, फिर नंबर। उन्होंने एग्जैक्ट मेरा जो आधार नंबर है वो पढ़ दिया। तो मुझे लगा कि अच्छा, फिर मेरे दिमाग में जो पहला शक आया, किसी के पास अगर मेरा आधार नंबर है तो अगर आधार इनके हाथ तो लग बहुत गया लोगों को दे देते, मतलब जब फोन नंबर ले रहे हैं। तो मेरा जो शक था, मुझे लगा इनके पास मेरा आधार है तो शायद मेरा आधार कहीं इस्तेमाल हुआ है। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में भी कई किलो ड्रग्स पकड़े जाने की खबर थी, तो आपके बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सी खबरें होती हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरा आधार का कहीं गलत इस्तेमाल हो गया है। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा बताओ अब क्या करा जाए। तो कहता है कि कोई नहीं। मैंने कहा उसमें है क्या वैसे? तो कह रहा कि आपको बस इतना करना है कि आप जैसे मुझे कह रही हैं आपका लेना देना नहीं है, मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, वैसे भी आप ये कॉल रिकॉर्ड पे थी, आप उसमें बता दीजिए कि आपका लेना देना नहीं है, हम अपने रिकॉर्ड के लिए इसे रख लेंगे। 1 मिनट ऋचा, मैं आपको टोक रहा हूँ। जैसे आम इतनी लंबी आपने बात बताई, आमतौर पर होता है कि हम लोग इरिटेट हो, यार क्या कॉल है, काटो हटाओ, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये आपके दिमाग में 1 सेकंड को नहीं आया कि नहीं यार ये क्या है, चलो हटाओ काटो? नहीं, मुझे नहीं या आया। वो उनकी कनेक्टिविटी ऐसी थी कि आप वो डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पाए? उनकी कनेक्टिविटी थी और वो मुझे ये इतना यकीन दिला चुके थे, जो पहली बार शायद मुझे लगा कि
मेरा आधार कार्ड शायद मिसयूज हो चुका है। ओके, ये दिमाग में आपके क्लिक कर गया क्योंकि उन्होंने मुझे जैसे बोला कि मान लीजिए आपके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है और उससे एक्सीडेंट किसी दूसरे स्टेट में होता है तो पुलिस तो पहले आपके पास आएगी ना। तो मैंने कहा हाँ ये तो नॉर्मल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर ही देखा जाता है, नाम देखा जाता है। तो कहेंगे सेम मैम आपके पास हम इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आपका आधार यहाँ लिंक है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए मुझे करना क्या है। मैं तब भी एक उसमें थी कि हाँ बताओ क्या करना है। तो कहता है कि आप बस मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा, आप मुंबई पुलिस से बात कर लीजिए, मैं भी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, पहले आप हमें करा दीजिए, वो आपको एक क्लैरिफिकेशन नोट देंगे, वो हमें दे दीजिएगा आप, और उसके बाद तो इतनी बातचीत में उसकी भाषा कैसी थी? मतलब वो एक वेल एजुकेटेड जैसे कस्टमर केयर में बात करते हैं, ओके ओके प्रॉपर वे में मैम और यहाँ सब शुरू हुआ। ये उन्होंने वैसे बात की तो मैंने कहा इसमें क्या है, आप कर दो ट्रांसफर, मैं उनको भी बता दूंगी। कहने पहले आप हमें बात कर लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बताइए। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा इस कुरियर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे फेडेक्स से कॉल आया था और कोई उसमें ऐसा है। तो कहने लगे ठीक है हमारा रिकॉर्ड खत्म हुआ, आप लेकिन एक जानकारियाँ लिख लीजिए क्योंकि आप मुंबई पुलिस वाले आपसे पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा क्या जानकारी है? तो उसने लिखा, लिखिए डिपार्टमेंट नेम, फेडेक्स कुरियर कंपनी का, आपका किससे बात कर रही थी, वो था करण वर्मा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या है, ट्रैकिंग नंबर क्या है। तो मैंने कहा अच्छा प्रोडक्ट लिखवाइए। और फिर उसने लिखवाया एक लैपटॉप HP का, 3 क्रेडिट कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं और NDMA है या MDMA है। तो मैंने कहा ये क्या होता है, मेरे मुंह से वही निकला। तो कहता है मैम ये इलीगल ड्रग्स है, अगर आपके पास 200 ग्राम NDMA निकल आए तो आपको 15 साल की जेल होगी। वहां तक भी मैंने उससे बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा अब मैं ड्रग्स भी बेचने लग गई हूँ। मैंने उससे बड़ी तफरी में बोली बात। अच्छा मैंने कहा अब मेरा काम ये भी रह गया है कि मैं ड्रग्स भी बेचूं। और मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा नहीं मैम आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने किया है, आपका आधार, और ये बहुत सीरियस चीज़ है, आपका मिसयूज हो चुका है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अभी इतनी बातचीत तक क्या आपने इस चीज़ को सीरियस लिया था या आप अभी तक लग रहा था कि यार नहीं, मुझे लगा अगर मिसयूज है, ये मुंबई पुलिस मेरा कांटेक्ट करा ही रहे हैं तो मैं कंप्लेंट डाल देती हूँ, बात खत्म। मुझे ये लगा ना जैसे कि उसने पूछा आपका कभी वॉलेट खोया होगा, मैंने कहा हाँ 2 साल पहले वॉलेट खोया था। तो कहने के डॉक्यूमेंट मैम हो सकता है वहाँ से लीक हो गए हों। तो मैंने कहा हाँ आज की तारीख में तो इस तरह के मिसयूज हो हाँ, ये कोई बड़ी चीज भी नहीं है। करा देते हैं, क्या जा रहा है हमारा, हम अपनी ओर से अवेयर हो जाएं, जैसे हम कोई गाड़ी चोरी होने पे करा देते हैं कि कल को एक्सीडेंट हो तो बिल्कुल। और आधार तो हम लोग कई जगह पर अपना देते हैं ना आधार, वहां से भी लगा यही कर। अब यहाँ तो हमने तो जैसे भाई यहाँ हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमने HR डिपार्टमेंट में जमा कराए थे, और वहां से मान लो कोई ईश्वर न करे खुदा न खास्ता किसी ने लीक कर दिए तो गुंजाइश तो हर व्यक्ति की हर जगह बनी रहती है। तो मुझसे भी यही कहा गया। तो मैंने कहा ठीक है आप कनेक्ट करिए। और हम ये भी है कि कुरियर वालों के कनेक्शन होते हैं, आप जैसे इंटरनेशनल कुरियर कंपनी इन सबके पुलिस वालों से। तो मैंने कहा हाँ कर दीजिए। उन्होंने वहाँ पे कॉल कनेक्ट करी। सारा जो मैं कह सकती हूँ कि जो ट्रैप शुरू हुआ है या आप कह लीजिए हिप्नोटाइज सा शुरू हुआ है, वो यहाँ से शुरू होता है। वो यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ तक तो मुझे भी होश था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला एक कंट्रोल रूम जैसी आवाज आती है कि मुंबई पुलिस पूरा माहौल ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस वो जैसे नहीं दूर से आवाज आती है कंट्रोल रूम में कोई वो जो बात करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, तब मैंने उनको भी बताया सर फेडेक्स से मेरे पास ऐसे कॉल आया था, उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें हैं। तो कहने लगे पढ़ के बताइए। अब मुझे होश है कि शायद मुझसे हर डॉक्यूमेंट पढ़वाया गया तो मेरी बात एक तरह से रिकॉर्ड कर ली गई है कल को। अब मुझे लगता है कि शायद वो अगर कोई उतना क्या पढ़वाया उन्होंने, क्या नाम है आपका, क्या क्या प्रोजेक्ट है आपके कुरियर में, आपका ट्रैकिंग नंबर क्या है। अब मैं बोल रही हूँ तो उस नोट को आप कहीं भी चला सकते हैं कि मैं ही कह रही हूँ 200 ग्राम NDMA है, इसमें 3 पासपोर्ट हैं, 2 क्रेडिट कार्ड हैं। ये अब मुझे रियलाइज है, मुझे उस टाइम नहीं था। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि उस वक्त आपको ये एहसास नहीं हुआ था? ये अब मुझे है कि मुझसे क्या क्या चीज़ें मिसयूज हो चुकी हैं और कर लेंगे आगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करिए। अच्छा वहाँ तक भी वो बड़े नॉर्मल बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सर मुझे कंप्लेन आपको रिकॉर्ड करवानी है, उन्होंने बोला है, जिससे कि फेडेक्स कुरियर कंपनी भी अपना क्लोज करेगी केस और मैं भी अवेयर रहूँ आगे अगर आपके पास कभी मेरा आधार ऐसा आ जाए। तो उसने बोला आप 2 मिनट रुकिए, हम आपका आधार ट्रैक करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है ट्रैक करते हैं। वो ट्रैक करने के लिए कॉल होल्ड पे गई, वहाँ तक भी ठीक था। मैं कहा चलो। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ मैम हमने ट्रैक कर लिया है, आपका ये कुरियर है, ये हमें भी मिल गया है। तो मुझे लगा फेडेक्स के बाद यहाँ कंफर्म हो गई मेरे आधार। अब तो कंफर्म था मुझे कि मिसयूज हो चुका है आधार का, क्योंकि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हाँ आपके नाम पे है। तो उन्होंने बोला ऐसा है लेकिन आपका ना हमें वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड करना होगा। और वो जो आवाज़ थी पुलिस वालों की, उन्होंने अपना नाम बताया विनय कुमार चौधरी। उन्होंने बोला हम आपका वीडियो कॉल पे रिकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि आजकल ऑनलाइन कंप्लेन का भी टाइम आ चुका है। हम लोग पुलिस स्टेशन बहुत ही कम जाते हैं और हमारा वास्ता क्राइम से बहुत कम है। एक तो मेरा तो हमें नहीं पता होता उतना। और लेकिन वो जो कॉल शुरू होती है और सामने एक बंदा, सामने जो पर्सन आते हैं वो बिल्कुल वीडियो कॉल पे 2 झंडे लगे। ये क्या फोन पर हो रहा था आपके लैपटॉप? नहीं, उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं जूम ऑन कर देती हूँ। कहते नहीं
आप ऐसा करिए, स्काइप डाउनलोड करिए, हम स्काइप पे काम करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मुंबई पुलिस स्काइप पे काम करती है? तो कहने लगे हाँ, आप स्काइप डाउनलोड करिए और लिखिए मुंबई पुलिस 911। तो मैंने कहा आप क्या 911 तो यहाँ का है नहीं। तो कहते नहीं, आप डायल तो करिए, हमारा स्काइप आईडी है ये, हम इंटरनेशनली यूज़ करते हैं। अच्छा। वहाँ तक शायद मेरा दिमाग नहीं गया, मैंने वो कर दिया, उस पर आ गया नंबर और एक ही नंबर आया, एक ही आईडी आई। 2-4 आती तो मैं भी सोचती, जैसे फेसबुक पे आप डालते हैं 2-4 नाम के एक लोग आते हैं तो, और उसमें ब्लू टिक विक सब बना, बिल्कुल लग रहा था प्रोफेशनली। तो मैंने क्लिक कर दिया, वहाँ पे कॉल जाती है, वो मुझसे कहते हैं कि अच्छा हाँ सामने बंदा आ गया। कहने लगा ठीक है। पुलिस की वर्दी में था या? पुलिस की वर्दी में था, नीले रंग की वर्दी थी वो। ठीक है, ओके। तो मुझे और भी हुआ कंफर्म कि मुंबई पुलिस नहीं है, शायद कोई कहीं बाहर की पुलिस या जो भी, क्योंकि कहीं इंटरनेशनल पैकेज जा रहा है तो शायद वो लोग होंगे। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बोला ठीक है आपको कॉल, हम कॉल बैक करते हैं इसी पे, क्योंकि आपने हमें दे दिया है। फिर उन्होंने बोला मुझे नंबर भी भेजिए और वो रिकॉर्ड जो डिटेल है आपको प्रोडक्ट लिखवाई गई वो भी भेज दीजिए। तो मैंने कहा वो कैसे भेजना है, क्योंकि मैंने उनको बोला मैंने स्काइप इस्तेमाल नहीं किया सर, सॉरी। तो कहेंगे कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। तो मैंने कहा बताइए। कहेंगे ये कर्सर खोलिए, इधर जाइए, आपको मैसेज बॉक्स दिखेगा, वहाँ से पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं पेस्ट कर देती हूँ। उन्होंने स्काइप चलाना भी मुझे सिखाया वहीं पर। तो अभी मैं हाँ, यहाँ तक शायद मुझे लगा मुंबई पुलिस मेरी मदद कर रही है, जो एक फेक मुंबई पुलिस थी। मैं भी बोलूँगी मुंबई पुलिस नहीं थी वो। और उसके बाद मुझसे वो कहते हैं कि ठीक है, फिर कॉल बैक आता है, वीडियो कॉल उधर से आती है और उसमें मुंबई पुलिस लिखा हुआ है। अच्छा। स्काइप पे वीडियो कॉल है। अब आपका मुंबई पुलिस जो नंबर मैंने सेव नहीं किया, मुंबई पुलिस के नाम से बज रहा है। जैसे कि होता ना, हम पिक्चर्स में देखते हैं प्राइवेट नंबर, वो लिखते नहीं हैं आप, वो होते हैं। तो मुझे लगा ये तो गवर्नमेंट का ही है, फिर इनको वो क्या ही होता है। तो मैंने उठा लिया और फिर वही इंसान सामने। तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, आप मेरी मदद करिए, तो ऐसा ऐसा है। वहाँ से उसकी, जैसे ना मैं जर्नलिस्ट से, आम इंसान से, वहाँ पे मैं क्रिमिनल थी उनके लिए। और उन्होंने जो इंटरोगेशन, खुद आपको क्या लग रहा था, मतलब आप अभी तक तो यही एहसास था भाई मेरा आधार है, उसका मिसयूज हुआ जिसकी मैं कंप्लेन करा रही हूं। इंटरोगेशन जो शुरू हुआ है, शायद मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊँ आपको शायद उतना। उनके हिसाब से उन्होंने मुझे पूरा कन्विंस कर दिया था कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं ड्रग्स बेच रही हूँ, मैं इंटरनेशनल भेज रही थी, पासपोर्ट है फर्जी मेरे पास। और थोड़ी देर उन्होंने मुझे, उसके बाद आधे घंटे तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा है मेंटल प्रॉपर, जो मैंने। और हाँ, वहाँ पे मैं बोलूँगी कि मेरा जैसे कि दिमाग यहाँ तक तो काम कर रहा है। मैं जैसे कुरियर वाले से ये कहना क्या मैं ड्रग्स बेच रही हूँ, मतलब यही रह गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने सारे वो जवाब दिए हैं जो मेरे नेचर में नहीं है। अच्छा। जहाँ में मैं लोगों को, जब भी मैंने रिपोर्ट भी लिखी तो मैंने इसमें बात लिखी है कि ये आपको जब कोई झांसा देता है ना तो आपसे प्यार से बात करता है, आपको टॉर्चर नहीं करता है। कहते हैं धोखा हमेशा सुंदर ही होता है, लेकिन ये सुंदर नहीं था। वो मुझे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। मेरा एक वक्त पे रोना निकल आया है, वो मुझे रोते देख रहे थे। और वो उसके बाद लगातार मुझे, बस उन्होंने शायद गालियां नहीं निकाली थी, वरना वो एक महिला से बहुत ही बदतमीजी से बात करना था। और मैं बतौर महिला वो झेल भी रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, आप ऐसा करिए घर में कौन है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बीच कोई नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि अगर कोई आया तो ये आपकी गलत हो जाएगी रिकॉर्डिंग, और आप पे इसके लिए भी 2 साल का चार्ज लगेगा। तो वो जो मैंने उनको देखा है, उसके बाद मैं ये तो कह सकती हूँ कि मैं शायद अपने ब्रेन से नहीं काम कर रही थी। अब ये बहुत हंसी की बात भी लगती है, बहुत अजीब भी लगती है जो होता है, सम्मोहित कर लिया ये आप क्या आज के टाइम पे हिप्नोटाइज की बात करते हैं। लेकिन मैं ये तो कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस अभी आपको बता रही हूँ, मेरा दिमाग तो नहीं काम कर रहा था, ना वो जवाब मेरे थे। और मुझे अभी भी पूरा वाकया जो 2 घंटे का है बताने में तो 15 मिनट लग रहे हैं लोगों को। तो जब वो उन्होंने कहा कि आप घर में हाँ, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है आप इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, स्टार्ट हो गई। सामने वो आ गए जो झंडे वंडे लगे थे। फिर उन्होंने बोला आपके तब तक हमने आधार अलग भी भेजा है, बाकी डिपार्टमेंट में भी जांच हो रही है, आपके आधार से क्या क्या लिंक है, क्योंकि उनके हिसाब से मैं क्रिमिनल थी। आवाज चेंज हो चुकी थी सामने वाले की, अब थोड़ा सा रॉब आ चुका था। तो मुझे भी लगा शायद इनको क्यों, फिर कहने लगे मैं क्यों यकीन करूँ आप ड्रग्स नहीं सेल कर रही। तो मुझे भी लगा अगर मेरे नाम पे कोई मिसयूज हो जाएगा, मेरे कहने पे क्यों ये मानेंगे कि मैं नहीं हूँ क्रिमिनल। उन्होंने मुझे मान लिया। तो मुझे लगा, मैंने कहा सर मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपको जांच में, इससे बढ़िया है क्या प्रूफ है, आप बताइए मुझे क्या बताना है। क्योंकि वहाँ मेरी आवाज़ तीखी थी, मुझे याद है। उसके बाद से मेरी आवाज़ पूरी डाउन हो चुकी थी, या वो उससे जो करा रहे थे। हाँ, फिर उन्होंने बोला पहले देखिए घर में तो कोई नहीं है। मैं कहा सर कोई नहीं है, 360 डिग्री में पूरा घर दिखाइए। मैंने उनको अपना घर दिखाया कि सर देखिए यहाँ कोई नहीं है, ऐसे कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने बोला, क्योंकि वो वीडियो में दिख गया। मैंने कहा हाँ सर दरवाज़ा लेकिन बंद है, दरवाज़ा पूरा बंद करिए। मैंने उनको, मुझे दिखाते हुए पर्दे वगैरह भी सब। फिर क्या लगे पर्दा खुला है, पर्दा भी बंद करिए। तो मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल मैं पर्दा भी बंद कर देती हूँ। मैंने पर्दा भी बंद कर दिया है। और ये सब आप करे जा रही हैं? जैसे ये मैं करे जा रही हूँ। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपको कोई
चीखते हुए आपसे ये काम नहीं करा सकता। आप मतलब आज इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप अपने घर वालों की डांट नहीं सुनते एक वक्त। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। किसी अननोन पर्सन की आप नहीं सुन सकते, लेकिन आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बतौर महिला। जो जो वो कि कह रहा है वो आपका कमरा बंद कराया जा रहा है, आपके पर्दे बंद कराए जा रहे हैं और आपसे कंफर्मेशन ले जबकि ली मान जा लो रही है। कोई बयान दर्ज भी कराना है तो उसमें पर्दे खुले होने से कोई फर्क नहीं कोई पर मतलब होता ही नहीं, लेकिन मतलब वही उसका। चूंकि सम्मोहित कर लिया है। वो पूरा सम्मोहित था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ जब सारी चीजें आपने कर दी? उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। मैंने कहा सर जीरो है। आपकी किसी से अनबन हुई है, आपका ऑफिस में व्यवहार क्या है। और उन्होंने, लेकिन उनको मेरे ऑफिस आने की टाइमिंग पता थी। ये पता था आप जर्नलिस्ट हैं? ये भी उनको नॉलेज में था, क्योंकि वो मुझे किसी एचआर या किसी डिपार्टमेंट से नहीं जोड़ रहे थे। वो मुझसे बार बार कह आपने रहे थे बताया उन्हें कि आप नहीं, जर्नलिस्ट इतनी अवेयर फील्ड में होके भी आप ये गलती कर रही थी, आप अपना आधार ऐसे भेज देती हैं। बट हाँ, मुझे ये कन्फर्म है, शायद मैंने जर्नलिस्ट वर्ड उन्हें दे दिया होगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने अवेयरनेस वर्ड यूज़ किया था। और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ये सारी चीजें पूछने के बाद, और वो बीच में आपने लिखा है कि हर 10 सेकंड में हाँ, मुझे कहना ये होगा आई एम बीच हियर में सर। उन्होंने, हाँ, उनके पास एक कॉल ये आता क्या है। था? उनके पास एक बीच में कॉल आया कि ये थोड़ा आधार इनका कई जगह पे लिंक है। उधर पीछे कंट्रोल रूम से, पीछे से एक कंट्रोल रूम पे कॉल आ रही है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला आप होल्ड पे रहिए, मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ और अपना वीडियो कॉल बंद करूंगा। तो मैंने कहा सर अच्छा ठीक है। तो कहते लेकिन आपको आई एम हेयर सर ये हर 10 सेकंड पे बोलना है, अगर आपने नहीं बोला तो भी ये कॉल इनवैलिड होगी। तो मैंने कहा ठीक है। वो उस पर टाइमिंग चलती है, मैंने पे देखा स्काइप पे आपकी, तो मैं वो 10 सेकंड काउंट कर रही थी और एक हिप्नोटाइज या बेवकूफ़ों के तरीके में बोल रही थी आई एम हेयर सर, आई एम हेयर सर, आई एम हेयर सर। ये लगातार चल रहा था। और उसके बाद 2 मिनट के बाद वो आते हैं, उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ और ख़राब हो चुकी होती है, या कह लीजिए बदसलूकी शुरू हो चुकी होती है कि आपका तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी है, आपके नाम पे तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैं तब किसी मैंने सईद से भी जोड़ा कि आप उन्होंने उसके फिर साथ। मैंने पूछा, मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी? कहने लगे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है। मैंने कहा सर मेरा कभी अकाउंट रहा ही नहीं वहाँ पर, कभी जिंदगी में नहीं रहा। बट उन्होंने किस-किस कुछ बैंक भेजा में है? आपको? फिर उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे। मैंने कहा सर कहाँ भेज रहे हैं आप? देखिए स्काइप के मैसेज पे आ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा। मैंने कहा ये 4 लोग कौन है? 2 के चेहरों पे लिखा था अरेस्टेड अरेस्टेड, 2 के चेहरों पे नहीं था। तो कहने लगी ये तीसरी महिला थी, कहती ये हैं आप? मैंने कहा ये थोड़ी ना हूँ मैं, वो कोई मुस्लिम महिला का नाम था, हसन हिना करके नाम हसन लिखा। हिना। मैंने कहा मैं हसन हिना नहीं हूँ ना, मेरी उनसे शक्ल मिलती है। तो कहने लगे आपका इनसे कांटेक्ट है। फिर उन्होंने प्रॉपर मुझे टॉर्चर करके कबूलवाना चाहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी आपको एक पूरा उसमें क्या लिखा था? ये उन्होंने मुझसे टॉर्चर करवाना चाहा, पूरा कबूलनामा करवाना चाहा। तो मैंने बोला सर मैंने ड्रग्स कभी ली नहीं है, आप मेरा ब्लड टेस्ट ले सकते हैं, आप मेरी पूरी बैंक डिटेल जिसमें मैं कनेक्ट हूँ आप देख लीजिए, कोई ट्रांजैक्शन आपको दिख जाए तो मुझे बता दीजिए। फिर उन्होंने, जब ये 1.5 घंटा चला, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे साथ क्या सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा मैं जांच में सपोर्ट कर रही हूँ, और क्या सपोर्ट करूँगी आपको? तो वो कह रहे ठीक है, फिर आप ऐसा करिए, ये जो स्कैम है, ये जो आपको दिखाया मैंने, क्योंकि इन्होंने एक डाटा मुझे भेजा था जो 4 चेहरे हैं जिसमें अरेस्टेड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसकी नेशनल लेवल पे सीक्रेट तरीके से जांच चल रही है, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और उनको आपकी फैमिली और आपके बारे में पता है क्योंकि आपका आधार कार्ड उनके पास है। तो मैं वहाँ पे भी कन्विंस थी कि मेरी फैमिली पे थ्रेट है, और उन्होंने बोला अगर आपने मुंह कहीं खोला तो आपकी जान को खतरा है, आपकी फैमिली को खतरा है। और उनको मेरे फैमिली मेंबर भी पता थे कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने कहा अच्छा, जब उनको ये पता था तो मुझे लगा ये पुलिस वाले हैं, इनके पास तो सब पता होता है, इनको क्या ही होता है। तो मैंने कहा सर बताइए मैं क्या करूँ? कहने लगे कि आप हमारी जांच करिए, साथ दीजिए, और ये 7 दिन की जांच चलेगी, ये नेशनल सीक्रेट है। एक उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा ये नेशनल सीक्रेट क्या होता है? तो कहने लगे नेशनल सीक्रेट होता है जब गवर्नमेंट किसी की हिडन तौर पे जांच करती है, अगर आप इसे खोल देते हैं तो आपको पता नहीं कितनी तकरीबन सजा होती है, और जिसको बोलेंगे आप उसको भी सजा होगी। 2 साल की सजा इन्होंने लिखा है, जो मतलब आपने सजा होगी, आपके पैसे भी जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, नेशनल सीक्रेट की बात ही क्या है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। और मैं ये प्रिपेयर थी कि मैं किसी को नहीं बोलूंगी, अपने ऑफिस शायद नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा मैं जिससे से जुड़ूंगी वो भी खतरे में आएगा। तो मुझे मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि मैं सबसे कनेक्शन काटने वाली थी 7 दिन के लिए, और हर 2 घंटे पे मुझे रिपोर्ट भेजनी है उनको कि मैं कहाँ पर हूँ, एक्टिविटी क्या कर रही हूँ, मेरी लोकेशन क्या है। और उन्होंने बोला आपके सारे अकाउंट सीज हैं, आपको सिर्फ 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करने की इजाज़त है, आप और कहीं नहीं कर सकती। आपके घर में सोना कितना है, क्या है, वो उनके पास शायद खास उनको मिला नहीं कोई, क्योंकि मैं रह रही हूँ यहाँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़, इस तरह की डिटेल मांगी उन्होंने? कितना सारी मांगी मुझे। अच्छा, कितना पैसा है, कितना ज्वेलरी, आपके नाम पे गाड़ी है कि नहीं, मकान है कि नहीं, और आप क्या कहने लगे आप ट्रैवल करती हैं। तो मैंने कहा सर 500 रुपये में मैं क्या करूँगी? कहते क्यों, ऑटो से ट्रैवल करती हैं ना आप? तो
वो मेरे लिए थोड़ी हैरान करने वाली बात थी कि ये जानकारी भी कि है ये जानकारी उनके पास बड़ी ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी, क्योंकि हम यहाँ बोलेंगे तो वो और बाहर आती हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसी बहुत सी जानकारियां उन्होंने दी मुझे, तो ये मैं समझ चुकी थी कि फिर मुझे लगा इतनी जानकारी तो आपके पास, पुलिस वालों के पास ही होती है आपकी, अगर वो ट्रेस करना चाहें कि मैंने किसे कॉल किया नहीं किया, तभी होती है उन्हीं के पास, लीगल तौर पे हो सकती है। वो वहाँ से एक बार को मन में ख्याल आया कि अगर मैं गुनहगार होती या हूँ, मैंने ये ताइवान भेजा है जो ड्रग्स है, तो पुलिस आके मुझे पकड़ेगी ना पहले, मतलब कि मुझे फोन से ही गिरफ्तार कर लेगी। ये सारी चीजें जब आपका फोन कॉल हो गया है, हाँ। 2 घंटे बाद उन्होंने मुझ पे शायद तरस खाया कि ऐसा करिए, ये नेशनल सीक्रेट है, उन्होंने मुझे प्रिपेयर कर लिया। मैंने एक रिपोर्ट भेज भी दी उन्हें कि मैं एक्टिविटी हूँ, मैंने लिखा इन होम, तो कह रहे ये एक्टिविटी नहीं होती है, लिखिए प्रोसीजर में आप हैं, इंटरोगेशन में है। मैंने कहा अच्छा सॉरी सर, ये एक्टिविटी नहीं, मैंने गलत लिख दी। मतलब आप घर पे ही एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने मुझसे प्रॉपर एक्टिविटी लिखाई, हर 2 घंटे की एक्टिविटी देनी थी। तो जब उन्होंने तरस खा लिया 2 घंटे के बाद, बोले ठीक है अब आप फ़ोन रख दीजिए, आप नेशनल सीक्रेट में हमारे साथ हैं, 7 दिन जांच चलेगी और हम देखते हैं आपको क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं रो चुकी थी और हाँ, उन्होंने मुझे मेंटली उतना टॉर्चर कर दिया था, मैं मान चुकी थी मेरा सब खत्म हो चुका है। ये मैं बोलूँगी कि उनकी कोई आर्ट है, या कह लीजिए उनका वो हिप्नोटिज्म है। इसलिए मैं बोलूँगी कि वो स्कैम नहीं है कि मुझसे अच्छी बातें करी, मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया और मेरे 5 लाख रुपए निकल गए, ये वो नहीं था। पहली नज़र में पहले तो सम्मोहित किया है आपको, उन्होंने मुझे आपके दिमाग को कैप्चर किया है पूरी तरीके जो से। बात मैंने अपनी रिपोर्ट में भी नहीं लिखी, क्योंकि मुझे लगा मेरे बाबा पढ़ेंगे तो बहुत डर जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, कि मेरा जो पहला दिमाग गया था फ़ोन कॉल रखने के बाद, पहला ये था कि सब खत्म 1 हो चुका घंटे है। 30 मिनट तक आपकी बात हुई, उसके बाद हाँ, कि सब खत्म हो चुका है, करियर छोड़िए, ज़िंदगी ख़त्म है, मैं ड्रग्स केस में हूँ और इसमें निकलने में शायद सालों लगेंगे, क्योंकि आप सही हैं ये बताने के लिए भी साल लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई मान नहीं लेता। बिल्कुल टेस्टिंग के लिए यहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल बहुत है ये तमाम ऐसे केस हैं, तो ड्रग्स की बात नहीं है। या जिस जगहों से आए हैं, हमारे लिए शायद हमारी पहली कमाई हमारी इज्जत होती है, इज्जत सबके लिए होती है मैं बोलूँगी, लेकिन फिर भी हम शायद नहीं झेल पाते। वहाँ तक मुझे लगा। और हाँ, लेकिन मैं बोलूँगी उन्होंने जो मुझे मेंटल टॉर्चर किया ना, मैं सही बोलूँ मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मुझे कभी कोई तरह की दिक्कतें, डिप्रेशन या वो नहीं रहा। मतलब कि मैं मेंटली वीक नहीं रही मेरे अभी तक के हेल्थ पूरे अपने जीवन में। लेकिन मेरा उस कॉल रखने के बाद जो पहला दिमाग था वो मेरी किचन नाइफ पे गया था, और वो 3 नाइफ जो मुझे दिख रही थी दूर से, मेरा पहला थॉट था ये बीच वाली है ना, ये शार्प है सबसे ज़्यादा, मुझे वहाँ तक था। फिर मुझे दूसरा जो थॉट आता है कि जब खुद को या सब ख़त्म ही है और करना ही है, यही करेंगे, तो ऐसा करते हैं घर वालों को बता देते हैं, क्योंकि घर वालों के पास वजह होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस वजह से कहीं गया है दुनिया से, या कोई ऐसा हो गया है। तो मैंने एक कागज़ पे दिमाग लगाते हुए कि अगर मैं बात करूँगी और बात करूँगी किसी से, तो ये मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये उसको भी परेशान करेंगे। तो मैंने सब कागज़ पे लिखा है, और अपने जो एक रिलेटिव हैं उनको फिर मैंने ढूंढना शुरू करा कि कौन पैनिक नहीं करेगा इस टाइम, क्योंकि मैं पैनिक कर चुकी थी, मैं रो भी रही थी अकेले में। मैंने उसके बाद उन्हें कागज़ पे पहली लाइन लिखी कि चुप रह के पढ़िएगा। उन्होंने ये सारा वाक़या फिर पढ़ा है, फिर उन्होंने इशारा किया है कि ये किसने लिखा है। तो मैंने दूसरा फिर कॉल कट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा लंबी कॉल जल्दी रिकॉर्ड होती है, शॉर्ट पीरियड नहीं होते, जो जितना मुझे समझ में आया। व्हाट्सएप पर कोई कॉल रिकॉर्ड हाँ, ये बात भी फिर उन्होंने मुझे चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैं शायद अपना आपा तो खो ही चुकी थी। दूसरा लिखा मैंने, कॉल आया था ऐसा था, तब उन्होंने मुझे चीखते हुए उधर से बोला कि कॉल करो मुझे, मैं सब देख लूँगा और देखता हूँ मैं ये कौन लोग हैं, मैं अपना मेरी छोड़ दो, बताओ मुझे क्या हुआ। क्योंकि सामने में उनको लगा कि शायद मैं किडनैप हो चुकी हूँ, क्योंकि कोई तभी ऐसे पेपर में लिख के भेजता है। उनका और भी ना जाने कैसे कैसे उनका डर अलग था कि एक यंग लड़की, आपके घर की बच्ची, मतलब जो भी है। उसके बाद उनको मैंने समझाया, मैंने कहा किसी से कहिएगा मत, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कॉल आया। वो मुझे समझा रहे थे कि ये स्कैम है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है। मैंने कहा नहीं, किसी को मत बोलिएगा, उनके पास सबके पते हैं, वो सबको जानते हैं। मैं पैनिक हो चुकी थी। फिर मेरा दूसरा थॉट आया कि मैं अपने ऑफिस में खबर कर दूं, क्योंकि मेरा ऑफिस एड्रेस था उनके पास। तो मुझे लगा कि मेरे ऑफिस का नाम या मेरे ऑफिस के लोग क्यों इसमें फंसे, और फिर मुझे लगा मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे नाम पे इतने केस निकल आएंगे तो मुझ पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि वो इतना मुझे टॉर्चर कर चुके थे। तो मैंने मतलब आपको आपकी नज़रों में वो गुनहगार गिरा चुके थे वो। तो मैंने अपने एडिटर को कॉल किया है,
उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर आप यकीन तो नहीं करेंगे, और मैंने कभी ड्रग्स ली भी नहीं है, ना मैंने कभी कोई करा सर ले। तो वो मुझे कह रहे हैं कि क्या बात कर रही हो, ऐसे ये तो स्कैम होता है, अभी तो तुम्हारी डिजिटली, उन्होंने मुझे 1-2 स्कैम के केसेस बताए। मैंने कहा सर आप नहीं समझ रहे। कहते नहीं अभी तो तुम्हारा वकील बैठाएंगे वो लोग, वो तो पेशी कराएंगे, तुमसे पैसे वसूलेंगे। तो मैंने उनको फिर वही बोला जो चीज़ मुझे भी बार बार आ रही थी कि ये पैसे तो मांग ही नहीं रहे हैं, 5 रुपए भी नहीं उन्होंने मुझसे मांगे, ना ये बोला कि ये बैंक अकाउंट दे दो। लेकिन वो तो अगला स्टेप होता है ना उनका, शायद वही था। फिर हाँ, उन्होंने फिर जब मेरी बात हुई, आपके एडिटर आपसे जिस तरह बात करते हैं, तो वो थोड़े नाराज से आए कि अरे पागल हो गई हो क्या, ये क्या सोच रही हो ड्रग्स और ये सब। वो पता नहीं उनका वो स्टेटमेंट था कि मेरे दिमाग में एक जर्क सा हटा है जैसे, तो मुझे जैसा ना एकदम से याद आया, जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा किसने नहीं खींचा मैंने है फिर वो जगह देखी है, मैं तो घर पे बैठी हुई हूँ, मतलब मैं तो, ये तो सेफ जगह है, यहाँ तो कोई आया नहीं है। मेरे दिमाग में पहला थॉट ये था कि यहाँ तो कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था जैसे वो सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं और मैं एक अनसेफ जगह पे हूँ। और तो मैंने जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला नहीं तुम पागल हो गए, अरे हम यकीन क्यों नहीं करेंगे, हम तुम्हें इतने साल से जानते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर आप देख लीजिएगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने कहा हाँ सर ये तो स्कैम है, मैं तो फंस चुकी हूँ, ये ट्रैप था ये पूरा। उनसे मेरी थोड़ी देर बात हुई, फिर मैंने रखा, फिर मैंने फिर अपने रिलेटिव को बताया। मैं कहा नहीं आप भी सही कह रहे थे, कह लगे सब सारे काम छोड़ो, साइबर क्राइम में पहले कंप्लेन करो। साइबर क्राइम में मैंने 1933 पे कॉल किया, उन्होंने बोला सुना, उन्होंने बोला ये तो आपका रिटर्न में जाएगा, हम तो केवल फ्रॉड कॉल लेते हैं जो बैंक के स्टेटमेंट इधर उधर होते हैं। तो मैंने कहा मैम मैं इतनी पैनिक में हूँ, कहीं तो लिख लीजिए मेरी कंप्लेन, मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। नहीं मैडम हम नहीं ले सकते, आप हमें रिटर्न में दीजिए, वेबसाइट पे जाइए, लिंक लिख लीजिए। मैंने कहा चलिए दीजिए आप। कहाँ, ये नोएडा का आप बता रही हैं? नहीं साइबर का government.in करके वेबसाइट है। वो वेबसाइट खोलने में मुझे 48 घंटे लग गए, आज जाके मैं अपनी कंप्लेन लिख पाई हूँ। फिर उन्होंने मैंने हद है हाँ, और उसके बाद मैंने फिर नंबर मिलाया, मैंने कहा आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ। अच्छा रुकिए आप कहाँ से बात कर रही हैं, मैंने कहा मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। अरे आपने तो हरियाणा फ़ोन लगा दिया है, हम आपको कॉल ट्रांसफ़र करते हैं। वो जैसे होता है ना हमारे थाने का केस नहीं है। तो अब हाँ जैसे ये कॉल ट्रांसफ़र हुई ना, ठीक मुझे वही लगा कि मेरे जैसे इंसान ने, कुरियर वाले ने जब बोला ना मुंबई पुलिस से बात कराता हूँ, तो वो क्यों नहीं यकीन करेगा, मेरी फ़ोन पे तो कॉल ट्रांसफ़र हो रही है ना, और यहाँ तो जेन्युइन है पुलिस वाले। तो मैंने कहा हाँ कर दीजिए, कॉल ट्रांसफ़र होती है। मैंने फिर वही कहानी सुनाई, अरे मैडम आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है, लिखित दर्ज कराइए वेबसाइट पर, जो आज मैं दर्ज करा पाई हूँ 48 घंटे बाद। फिर मैंने संडे के दिन, ये सारी दहशत के बाद, हाँ मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, क्योंकि 2 घंटे बात हुई है, अगर आपका AI के थ्रू क्लोन तैयार हो जाता है, जो मुझे सारी अवेयरनेस मेरे रिश्तेदारों ने देनी शुरू करी कि आपका शायद, मैंने तो अपनी माँ को सबसे पहले बोला मेरे नाम पे कोई ये भी बोल देना कि मैं जीवन में नहीं हूँ, मर गई हूँ, या मेरे नाम से मैं आती है इस तरह की कॉल, तो आप प्लीज पैसे ना दें, उन बातों पे यकीन ना करें, क्योंकि आपकी मदर, आपके पेरेंट्स सबसे इमोशनल होते हैं। अपने भाई को मैंने समझाया, तो उसने मुझे बहुत सारे स्कैम बताए। फिर उसके बाद ये दिन कैसे भी गुजरा, मुझे घर वालों ने, खैर जितने भी अलर्ट होते, घर से मत निकलना, ध्यान रखना, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत जानकारियाँ थी मेरी पर्सनल। तो मैंने भी सोचा नहीं निकलती हूँ। संडे के दिन मैं घर से बाहर भी निकली, लेकिन ठीक 12 बजे फिर फ़ोन बजता है, फिर से करण वर्मा आते हैं। फिर दोबारा से करण वर्मा मुझसे कहते हैं कि मुंबई पुलिस से आपको नोटिफिकेशन मिल गया है, क्योंकि हमें चाहिए केस क्लोज करना है। अभी तक आपकी मनोस्थिति बदल चुकी थी, मतलब यहाँ बदल चुकी थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका पिछले दिन की बातचीत थी, जो तनाव था, जो एक आप उसमें थी सम्मोहन में, अब आप उससे आज़ाद थी। मैं उससे आज़ाद थी। यहाँ पे मैंने चेंज करी टोन अपनी, मैंने कहा हाँ सर आपने मेरी बहुत मदद करी, ऐसा करिए आप प्लीज़ कोई नंबर दे दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मुझे, सॉरी क्लेरिफिकेशन नोट मुझे कल मिल जाएगा, तो मैं आपको कहाँ भेजूँ, आपका नंबर लगता नहीं है। तो कहने लगे हाँ ये तो IVR कॉल है और ये गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, आप ऐसा करिए मैं आपको पर्सनल नंबर व्हाट्सअप करता हूँ, आप उस पर भेजिएगा। और आज मंडे का दिन है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई करण वर्मा का दूसरा कॉल नहीं आया है। लेकिन ये है कि जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक होता है ना, आपको प्यार से फंसाते हैं, आपका अकाउंट नंबर निकाल लेते हैं, आपसे कहते हैं QR कोड स्कैन कर दिया। ये शायद एक महिला से हिप्नोटाइज करके वो वाली चीज़ें थी कि शायद वो मुझसे कोई ऐसी चीज़ करा लेते जिस पे मुझे लंबे वक्त का ब्लैकमेल कर सकते थे। हम मेंटली उसके लिए स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर आप मुझसे कमरे के पर्दे बंद करा सकते हैं, दरवाजे बंद करा सकते हैं, तो आज भी अगर मुझे किसी बात की दहशत है, अब मुझे वीडियो कॉल से दहशत है, अननोन नंबर से दहशत है, और मुझे लग रहा है कि मुझे हिप्नोटाइज करके, मेरी जैसी, जो मुझे बहुत लोग समझते हैं मैं बहुत अवेयर हूँ, सब हूँ, लेकिन अगर मैं वो कर सकती हूँ तो शायद मैं पता नहीं क्या क्या कर जाती, जो वो उन्होंने शायद उस दिन नहीं कराया, और मैं बहुत बुरे ट्रैप में फंस जाती। तो शायद मैं निकल आती, मैं यहाँ की हूँ, आपकी फैमिली वो शर्मिंदगी
वही वाला हाल है ना। नहीं नहीं बिल्कुल, कि वो आप जो जिस तरफ वो बहुत आप इशारा कर रही है वो गलत हो ब्लैकमेलिंग का जाता है, एक वो नहीं अलग निकल अलग पाते अलग अलग वो हो जाता। अभी भी मुझे ये डर है कि जो मेरी कॉल रिकॉर्ड हुई, पता नहीं मेरी कौन सी तस्वीरें एआई से बनाई जाएं या क्या हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ लेकिन हो फिर गया। भी इसमें रिलैक्स की जो सबसे बड़ी बात है ऋचा, वो ये है कि ये सब कुछ फेक था, फ्रॉड था, ठग थे ये लोग। ये बात जब आप समझेंगे तब आपको तसल्ली होगी। ऋचा मेरी साथी इसलिए इस ठगी का एक दिन शिकार रही क्योंकि आप इनोसेंटली को लेकर, अपनी चीजों को लेकर इनोसेंट हैं, और इसी मासूमियत का फायदा ये ठग उठाते हैं। बहुत जरूरी है कि आप पहली बार में सतर्क हो जाएं। आप समझें कि जो क्राइम आपने किया ही नहीं है, ये तो हमें पता रहता है ना कि ड्रग्स हमने या जो भी क्राइम हमने नहीं किया है, यहीं पर आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है कि जो चीज हमने की नहीं है उस चीज से डर कैसा। जब हमने किया ही नहीं है तो कोई हमें फंसा कैसे सकता है, कितना भी कोई आपको बरगलाए। आपके पास ये कॉल आएगी कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, या आपके बेटे को फला पुलिस ने पकड़ लिया है, या बहुत सारी वीडियो कॉल अननोन नंबर से ऐसी भी आती हैं जो न्यूड कॉल होती हैं, और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे खुद के भाई के पास इस तरह की कॉल आई थी ऋचा, जिसमें वो जो नंबर था वो पुलिस वाले का नंबर था, उसकी फोटो लगी थी दिल्ली पुलिस का। बाद में मैंने जब उस नंबर पे कॉल किया और फिर बाद में मैंने संसद मार्ग थाने में पुलिस उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई, तब पता चला सब कुछ फ्रॉड है। इस तरह के फ्रॉड से बचिए। सबसे पहले जरूरत है अननोन नंबर को सही तरीके से अटेंड करने की। ये फ्रॉड ऐसा मत समझिए कि सिर्फ उन लोगों के साथ हो रहा है जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको बरगलाया जा सकता है। ये वाला जो फ्रॉड ऋचा बता रही हैं, इसका तो टारगेट ही पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें आईआईटी प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट जैसे लोग भी इसमें फंस सकते हैं। ऋचा की कहानी आप सबके लिए एक सबक है, सीखने के लिए कि इस तरीके के फ्रॉड से कैसे बचें। और मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि हमारा कानून इस पर सख्त होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम ने और जिस तरह से मेरी कॉल ये भी अपने आप में बहुत निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक है। आज भी सैटरडे को हुआ ये, आज भी मैं बैठी हुई हूँ, मैं आसपास लोगों को बता रही हूँ, मुझे सहानुभूति दे रहे हैं, कोई हंस ले रहा है कि स्कैम में फंस गई, लेकिन मेरे पास लीगली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सपोर्ट अभी तक नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो लोग कौन थे मुझे पता नहीं, वो करके चले गए, मैं टॉर्चर हो चुकी हूँ, मैं कहीं शिकायत तक नहीं कर सकती। साइबर क्राइम पे कॉल किए, मतलब रजिस्टर किए हुए मुझे 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे पास एक सिंगल कॉल नहीं आया, जबकि मैंने क्लियर उस पर लिखा था कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है। और ये हाल तब है जब आप आज तक, और मैंने उसमें मेंशन किया है ऋचा मिश्रा, इंडिया टुडे ग्रुप। बिल्कुल आप मेंशन करते हैं। ये तब है जब हम आज तक का नाम लेकर अपनी पहचान बता रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जर्नलिस्ट हैं और इस तरीके का फ्रॉड है, बावजूद इसके इस तो तरीके का मुझे लग रहा है हल्कापन कि ये ज्यादा निश्चित तौर खतरनाक पर। है, अब मुझे महसूस हो रहा है, जितना मैं ट्रैप में नहीं है ये आपको, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो करने वाले हैं उनको बहुत साहस मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपकी कहानी से ऋचा, मैं समझता हूँ लोगों को कम से कम एक सबक और एक सीख मिलेगी, जो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा, विस्तार से आपने इस कहानी को बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से सबक लेंगे, सीखेंगे। थैंक यू। यहां रुक रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।